आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की क्षितिज बुक का पाठ 12। ये चैप्टर लिखा है भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने। आइए ये चैप्टर शुरू करते हैं। इस पाठ में बेसिकली संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात हो रही है, जो कि सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं और इन शब्दों का थोड़ा कम ही समझ आते हैं ये शब्द। आइए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की शुरू करते हैं। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। अब तक हमने जितना पढ़ा उससे यह समझ आता है कि वही बात जो मैंने बताई कि सभ्यता और संस्कृति अधिक प्रयोग किए जाते हैं और इनका जो हमें मतलब है वो हमें सबसे कम समझ आता है। और इन दो शब्दों के साथ अगर हम अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे हमें दिया है भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। भौतिक मतलब जो हमारी ज़रूरतें होती है, जैसे लैपटॉप, फ़ोन, ये सब भौतिक की कैटेगरी में आती हैं। आध्यात्मिक सभ्यता जो भगवान से जुड़ी होती है, भक्ति भाव से जुड़ी होती है, वो सब आध्यात्मिक सभ्यता में आती है। आपने आध्यात्मिक शब्द सुना भी होगा कि यह व्यक्ति आध्यात्मिक है, थोड़ा भगवान से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। मतलब जैसे ही विशेषण लगते हैं, जो थोड़ा बहुत सभ्यता का मतलब समझ आता है, विशेषण के लगने पर वो थोड़ा क्या बिल्कुल समझ नहीं आता, गलत सलत सा हो जाता है। क्या यह एक ही चीज़ है अथवा दो वस्तुएं? क्या ये एक ही, लेखक कह रहे हैं क्या ये एक चीज़ है या दो वस्तुएं हैं? यदि दो है तो दोनों का क्या अंतर है? अगर दो हैं तो उनमें क्या फ़र्क है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। हम इसे अपने तरीके पर समझते हैं, ऐसा कवि लेखक कहते हैं। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। साक्षात मतलब जो हम ह्यूमंस हैं, हम जानते नहीं थे कि अग्नि क्या होती है। साक्षात नहीं हुआ था। देखो जो अग्नि है, जैसे हमने सुना है कि ये किसी एक मनुष्य ने ढूंढी कि अग्नि ऐसे पत्थर को घिस के कैसे होती है और अग्नि क्या चीज़ होती है, तो इसकी यहाँ पर बात हो रही है। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता के साथ साक्षात नहीं हुआ था। मतलब अगर हमें पता नहीं चलता कि आग क्या है, तो हम खाना कैसे बनाते हैं, जो हम आजकल चीज़ें करते हैं वो कैसे करते हैं। आज तो घर घर चूल्हा जलता है, घर घर चूल्हा जलता है, गैस जलती है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा, क्योंकि उसने एक पूरे अपने लिए नहीं करा, पूरे मानव के लिए, पूरे हम लोगों के लिए ही तो करा है। कितना बड़ा एक आविष्कर्ता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय ना था। सुई धागा जब बना नहीं था, जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसकी एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। तो अब तक हमने जितना पढ़ा, पहले आग की जिसने रचना की उसकी मनुष्य के बारे में बात हो रही है, और जो सुई धागे की हुआ, मतलब वो बता रहे अगर ये सब चीज़ें ना होती तो क्या होता, और वो कितने बड़े आविष्कर्ता थे जिन्होंने ये सब चीज़ें खोजी।
जिन्होंने इसका परिचय दिया, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज़ है किसी व्यक्ति विशेष की आँख का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ है आँख का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज़ है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, जो पहला उदाहरण आँख का दिया और जो दूसरा सुई धागे का दिया, वो यह कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति ने जो आँख का आविष्कार किया उसकी शक्ति, और दूसरे ने मतलब एक ने आँख का तो आविष्कार किया लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसका आविष्कार करने की शक्ति। और सुई धागे की भी यही बात है, जिसने सुई धागे के उदाहरण में एक चीज़ है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार, सुई धागे को कैसे इस्तेमाल में लाना है उसका आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आँख का वह सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। दोबारा से पढ़ते हैं। जिस योग्यता मतलब जिसमें वो योग्यता, वो स्वभाव अथवा मोटिवेशन रही है, प्रेरणा के बल पर जिसने आग और सुई धागे का आविष्कार किया, वो व्यक्ति विशेष की संस्कृति है। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। सभ्यता और संस्कृति मतलब जिसने सुई धागे का आविष्कार किया वो संस्कृति है, और जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने और दूसरों के लिए इस्तेमाल करी, आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। सभ्यता यहाँ पर पहले तो बात हुई इन्वेंशन की, कैसे सुई धागे की इन्वेंशन हुई। अब आगे बढ़ते हैं। जिस व्यक्ति में पहली चीज़ जितनी अधिक व जैसे परिष्कृत यानी शुद्ध मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। जिसने वो पहली करी वो उतनी ज़्यादा शुद्ध मात्रा में होगी, वो व्यक्ति उतना ही आविष्कर्ता रहा होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास मतलब अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। मतलब जिसने आविष्कार किया उसने खुद पूरी मेहनत करी, पूरा ढूंढा ये कैसे होता है, लेकिन जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है उसको अपने आप ही वो सब कुछ मिल जाता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसने अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है। यहाँ पर आपने अनायास का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मतलब जो अब यहाँ पर हमने क्या समझ आता है, संस्कृत व्यक्ति वो है जिसने पहल उसका आविष्कार किया, ना कि उसकी पीढ़ी। यानी जिसने आविष्कार करा वो ही असली संस्कृत है, ना कि जिसने इस्तेमाल करा। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकती। वो सभ्य बन सकती है लेकिन संस्कृत नहीं बन सकती। मतलब सभ्य उस जो उन्होंने इन्वेंट करी उसमें उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, सभ्य कहला सकते हैं लेकिन संस्कृत नहीं कहला सकते।
एक आधुनिक उदाहरण ले, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है। मतलब देखो, जो यहाँ पर बात होती है, जो न्यूटन के बारे में यहाँ बात हो रही है कि न्यूटन ने जो खोज करी वो संस्कृत तो है। न्यूटन ने जो खोज करी उससे वो एक संस्कृत तो कहलाता है, लेकिन सभ्य नहीं कहलाता, क्योंकि जो विद्यार्थी है उन्होंने न्यूटन की वो चीज़ भी पढ़ी है और नई नई सभ्य चीज़ें भी करी। जैसे फ़ोन न्यूटन के टाइम में नहीं था, तो वो संस्कृत है, उसने इन्वेंट करी, वो सभ्य नहीं कहला सकता। लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है। अब जो भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी है उसे न्यूटन के का जानकारी के बारे में तो प्राप्त है, लेकिन उसके साथ साथ उसे जो अनेक बातों का ज्ञान भी है जो कि शायद न्यूटन को भी नहीं था, जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकते हैं, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। मैंने सभ्य तो कह सकते हैं, लेकिन संस्कृत नहीं कह सकते। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण, मतलब यहाँ पर पहले तो पेट की ज्वाला के बारे में बात करिए। शीतोष्ण का मतलब है जो सर्दी और गर्मी से बचने के लिए है ना, उसके लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ, तथा शरीर को सजाने की प्रविधि का विशेष हाथ भी शरीर को सजाने के लिए, पहले पत्ते डालते थे, थोड़ा सजाने के लिए भी आविष्कार हुआ। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है, मतलब उसके पास खाना भी है और कपड़े, तन को ढकने के लिए कपड़े भी हैं, लेकिन जब वो खुले आसमान में सोता है तो उसे क्या दिखता है? रात के जगमगाते तारों को देखता है। तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। मतलब वो कह रहा है कि मोती भरा थाल क्या है, आकाश को मोती भरा थाल कह रहा है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तविक में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है। हमें इन्हीं लोगों से ही हमारी संस्कृत मिला है, जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रदान रहा है। मतलब आध्यात्मिक बातों का हमें प्रभाव पड़ा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों मतलब जो ऋषि मुनि होते हैं उनके बारे में बात हो रही है, मनीषियों से भी मिला है, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के ही कारण प्राप्त किए हैं। रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरुष करता था। मतलब जिसने ये स्काई के बारे में जाना, वो जो सो नहीं पा रहा था, वही असल में एक संस्कृत मानव है। पूरा ये सब कह रहे हैं। पहले हमने इन्वेंशन की बात करी, फिर उसके बाद हमने नॉलेज की इन्वेंशन करी। अब आगे देखते हैं भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं?
दूसरे के मुंह में कोर मतलब होता है खाने का निवाला कह सकते हैं, डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है। रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है। सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी में सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था, वह आखिर ऐसा क्यों करता था। यहाँ पर बात हो रही है लेनिन की, जो कि डबल रोटी देता था किसी एक गरीब को या एक भूखे इंसान को। वह आखिर ऐसा क्यों करता था। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। मतलब मजदूरों को खुश रखने के लिए कार्ल मार्क्स ने सारा अपना जीवन किसमें बिता दिया, दुख में बिता दिया। और इन सब से बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ जो बुद्ध थे, जिन्होंने पूरी बुद्ध की रचना करी, वो थे सिद्धार्थ, ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया था, उन्होंने अपना घर इसलिए छोड़ दिया था कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। दोबारा से पढ़ते हैं। जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने अपना घर छोड़ा था ताकि वह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती जो मानवता है वो सुख से मतलब सुखी रह सके। तृष्णा का मतलब होता है इच्छा को तृष्णा कहते हैं। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार करती है, वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी करती है, वह भी है। और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, वह भी संस्कृति है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, पहला इंग्लिश में मैं आपको बताती हूँ। पहले जो इन्वेंशन करी वो भी संस्कृति में आता है। फिर उसके बाद जो नॉलेज की इन्वेंशन हुई वो भी संस्कृति कहलाता है। दूसरी जो वेलफेयर के लिए इन्वेंशन हुई यानी हेल्प करी, वो भी सब संस्कृति कहलाता है। जैसे कि मानव जो योग्यता, जैसे आग सुई धागे की आविष्कार की गई, वो भी क्या है, संस्कृति है। और जो तारों की जानकारी प्राप्त करते हैं वो भी सभ्यता है। और जो अपना मतलब जो भी हमने पढ़ा, जो त्याग कर देता है वो भी संस्कृति है। और सभ्यता, फिर क्वेश्चन मार्क आता है, और सभ्यता क्या है। सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सभ्यता क्या है। जैसे हमारे फ़ोन कंप्यूटर, खाना पीना, ये सारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहे या असंस्कृति। जैसे कि आपने देखा है कि बंदूक का आविष्कार, बॉम्ब वगैरह, ये सब क्या है, ये संस्कृति कहें या असंस्कृति, क्योंकि ये तो विनाश की ओर लेके जा रही है ना, तो ये तो असंस्कृति हुई। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्म विनाश में जुटा हुआ है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण ही भावना से नाता टूट
जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगा, और ऐसी संस्कृति का अवश्य भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा, मतलब जैसे बंदूकों वगैरह का आविष्कार होगा तो वो क्या होगा, वो असंस्कृति होगा, वो असभ्य कहलाएगा। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह ना संस्कृति है ना रक्षणीय वस्तु है, कोई रक्षा की चीज़ नहीं है। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़कर बैठे नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा मतलब बुद्धि और मैत्री यानी मित्रता भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों यानी की जरूरत हो। मानव संस्कृति एक अविभाज्य ना बटने वाली वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याण की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है। इसी के साथ हमारा यह संस्कृति पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।